हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ेंगे साइंस 9 क्लास का ये है और इसका जो नाम है उत्तक है क्लास जो 9 है उसका अध्याय नंबर ये 6 है और इसमें हम टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे जो कि आप जानते हैं पहले ही हम आपको कोशिका के बारे में पढ़ा चुके हैं। कोशिका के बाद आपको टिश्यू है और टिश्यू यहाँ से बहुत सारे ऐसे समझ आपको विकसित होगी या बहुत जानकारी आपको यहाँ से मिलेगी जो आपके लिए बेहद क्या है इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ से जो भी आप क्वेश्चन को देखेंगे आपसे यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं पूछे भी जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये चैप्टर है उत्तक। देखिए लिखा है कि हमने पहले अध्याय में जो पढ़ा था, क्या पढ़ा था, मैं पढ़ा कि सभी जीवित प्राणी या पौधे कोशिकाओं के बने होते हैं। एक कोशिक जीवों में सभी मौलिक कार्य एक ही कोशिका द्वारा किए जाते हैं। उदाहरण के लिए आपने क्या लिया, अमीबा, पैरामीशियम, ये सब क्या है, एक कोशिकीय हैं। अमीबा में एक ही कोशिका गति भोजन लेने की क्रिया, गैसीय विनिमय और उत्सर्जन क्रिया संपन्न हो जाती है। ये सारे जो काम हैं अमीबा स्वयं कर लेता है। और लेकिन बहुकोशिकीय जीवों में लाखों कोशिकाएं होते हैं। ये जो आपने पढ़ा कि अमीबा में जो होता है एक कोशिकीय में हर काम जो है स्वयं हो जाता है, लेकिन बहुकोशिकीय में जो होता है कोशिकाएं बहुत होती हैं, लाखों की संख्या में होती है। इनमें से अधिकतर कोशिकाएं कुछ विशिष्ट कार्य को संपन्न करने में सक्षम होते हैं। प्रत्येक विशेष कार्य कोशिकाओं के विभिन्न समूहों द्वारा किया जाता है। जो भी विशेष कार्य होता है विभिन्न समूहों द्वारा, कोशिकाओं के समूहों द्वारा किया जाता है। कोशिकाओं के समूह एक विशिष्ट कार्य को ही अति दक्षता पूर्वक संपन्न करने के लिए सक्षम होते हैं। मनुष्यों में पेशीय कोशिका फैलती और सिकुड़ती है। याद रखें कि कौन सी कोशिका जो है फैलती सिकुड़ती है, तो पेशीय कोशिका। जिससे गति होती है। तंत्रिका कोशिकाएं संदेशों की वाहक होती हैं। क्या है, तंत्रिका कोशिकाएं संदेशों की वाहक होती हैं। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। होती हैं रक्त, ऑक्सीजन, भोजन, हार्मोन, अपशिष्ट पदार्थों का वहन करती हैं। और ये जो है रक्त, ऑक्सीजन, भोजन, हार्मोन इत्यादि का जो है वहन कौन करता है, तंत्रिका कोशिका। पौधों में वाहन नलियों से संबंधित कोशिकाएं भोजन और पानी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। अतः बहुकोशिकीय जीवों में श्रम विभाजन होता है। क्या होता है, श्रम मतलब काम करने की जो गति है या क्रिया है, इस सभी के लिए विभाजित है। सब कोई कुछ करता है। जैसे यहाँ पर तंत्रिका कोशिका देखे, आप पेशीय कोशिका को देखें, पेशीय कोशिका क्या होती है, ये सिकुड़ती और फैलती है, जिससे क्या होता है, गति होता है। और तंत्रिका कोशिका क्या करती है, तो ये संदेशवाहक है। रक्त कोशिका जो है रक्त, ऑक्सीजन, भोजन, ये सारे का जो है अपशिष्ट पदार्थों का ये कौन करती है वहन, तो तंत्रिका कोशिका। उसी प्रकार यहाँ पर बहुकोशिक में जो होता है बताया गया है कि सन विभाजन क्या है, सभी का अलग अलग होता है। और शरीर के अंदर ऐसी कोशिकाएं जो एक तरह के कार्य को संपन्न करने में दक्ष होती हैं, सदैव एक समूह में होती हैं। जो एक तरह के कार्य करेंगे वो क्या होते हैं, एक समूह में होते हैं। इससे ज्ञात होता है कि शरीर के अंदर एक निश्चित कार्य एक निश्चित स्थान पर कोशिकाओं के एक विशिष्ट समूह द्वारा संपन्न किया जाता है। कोशिकाओं का यह जो समूह होता है उत्तक कहलाता है। और जो समूह अंदर में काम कर रहे हैं वो जो सारे समूह होते हैं यही जो होते हैं उत्तक कहलाते हैं। इसलिए इसको कहते हैं कोशिकाओं के समूह को हम क्या बोलते हैं, उत्तक बोलते हैं। याद रखेंगे, ये उत्तक को ही हम पढ़ रहे हैं और उत्तक किसी कहते हैं, तो कोशिकाओं के समूह को हम उत्तक कहते हैं। ये उत्तक अधिकतम दक्षता के साथ कार्य कर सकने के लिए एक विशिष्ट क्रम में व्यवस्थित होते हैं। रक्त, फ्लोएम तथा पेशी उत्तक के उदाहरण हैं। कौन कौन से उत्तक के उदाहरण हैं, रक्त है, फ्लोएम है और ये पेशी जो है, ये दोनों क्या है, पेशी उत्तक के उदाहरण है। ये जो पेशी उत्तक है, तो पेशी उत्तक भी समूह में है और इसीलिए इसको उत्तक को ही हम क्या बोलते हैं, उत्तक को हम बोलते हैं कोशिकाओं का समूह। तो पेशी उत्तक जो है रक्त और फ्लोएम का एक उदाहरण है। आपसे पूछ लेगा कि पेशी उत्तक के उदाहरण दीजिए, तो रक्त और फ्लोएम का आप आंसर देंगे। अब आगे है कि वे कोशिकाएं जो आकृति में एक समान होती हैं
तथा किसी कार्य को एक साथ संपन्न करती है। समूह में एक ऊतक का निर्माण करती हैं, जो वो कोशिकाएं जो क्या होता है आकृति में एक समान हो, कार्य जो है एक साथ संपन्न करता हो, और ऊतक का वो निर्माण जो है समूह में एक ऊतक का वो निर्माण करती हो। अब आगे है कि क्या पौधे और जंतु एक ही तरह के ऊतकों से बने होते हैं। आइए विभिन्न ऊतकों की संरचनाओं तथा उनके कार्यों की तुलना करते हैं। क्या पौधे और जंतुओं की संरचनाएं समान होती है? क्या दोनों समरूप कार्य करते हैं? दोनों में स्पष्ट जो है अंतर होता है। पौधे स्थिर होते हैं, वे गति नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें सीधा खड़ा होना होता है, अतः उसमें जो है उनमें बड़ी मात्रा में सहारा प्रदान करने वाले ऊतक होते हैं। जो अगर पेड़ खड़ा है तो बड़ी मात्रा में उसको सहारा प्रदान करने के लिए ऊतक होते हैं। ये सहारा प्रदान करने वाले ऊतक प्रायः मृत कोशिकाओं के बने होते हैं। आपसे पूछ लिया जाता है कि पेड़ में जो ऊतक होता है जो सहारा प्रदान कर रहा है तो किस कोशिकाओं से बना है, तो मृत कोशिकाओं से। दूसरी ओर आप जंतु को देखेंगे तो जंतु क्या होता है, जंतु भोजन, साथी और आश्रय की खोज में इधर उधर विचरण करते हैं। यह पौधे की अपेक्षा ऊर्जा का अधिक उपभोग करते हैं। जंतुओं के अधिकांश ऊतक जीवित होते हैं, और जो इसका मृत कोशिका था, लेकिन इसमें जो आप देखेंगे तो इसमें क्या है, तो ऊतक जो है जीवित है अधिकतर। जंतु और पौधे के बीच उनकी वृद्धि के प्रतिरूप में एक और भिन्नता होती है। वृद्धि में एक भिन्नता है। पौधे की वृद्धि कुछ क्षेत्रों में सीमित हो जाती है। क्या होता है, पौधे की वृद्धि जो है कुछ क्षेत्रों में ही सीमित हो रहती है, जबकि जंतुओं में ऐसा नहीं होता है। पौधे के कुछ ऊतक जीवन भर विभाजित होते रहते हैं। पौधे के जो कुछ ऊतक होते हैं, मतलब कोशिकाओं के समूह जो होते हैं, वो क्या होता है जीवन भर जो है विभाजित होते रहता है। ऐसे ऊतक कुछ क्षेत्रों में ही सीमित रहते हैं, और ऐसा जो ऊतक है वो कुछ क्षेत्रों में सीमित रहता है। ऊतकों की विभाजन क्षमता के आधार पर ही पौधों के ऊतकों मतलब पादप ऊतकों का वर्गीकरण किया गया है, और इसी प्रकार जो है पौधे के जो विभिन्न क्षमता होती है, इसी के कारण इसको विभिन्न ऊतकों में वर्गीकृत किया, पौधों के ऊतकों को वर्गीकृत किया गया है। देखिए यहाँ पर दिया गया है कि वृद्धि अथवा विभज्योतक एक जो है ये वृद्धि है या विभज्योतक है तथा अस्थायी ऊतक, तीनों को आप याद रखेंगे, तीनों एक ही है। जंतुओं में कोशिका वृद्धि अधिक एक रूप होती है। जो जंतु में जो है कोशिका वृद्धि क्या है, अधिक एक रूप है, एक समान है। अतः जंतुओं में विभाजित तथा अविभाजित क्षेत्रों की कोई निश्चित सीमा नहीं होती है। इसमें जो है एक निश्चित सीमा नहीं है कि उसका क्या होगा, वो विभाज्य होगा या नहीं होगा, इसका जो है निश्चित सीमा नहीं है। अंगों और अंग तंत्रों की संरचना संगठन जटिल पौधों की अपेक्षा जटिल जंतुओं में अति विशिष्ट तक सीमित होता है। ये सारे जो हैं जंतु कोशिका और पौधों के बीच में अंतर आपको समझाने की कोशिश की जा रही है। तो यहाँ पर क्या है, तो अंगों और अंग तंत्रों की संरचनात्मक संगठन में क्या होता है, जटिल पौधे की अपेक्षा जटिल जंतुओं में अति विशिष्ट तथा सीमित होती है। किसमें, जटिल जंतुओं में। यह मूल अंतर जीवधारियों के दो महत्वपूर्ण समूहों के जीवन यापन के विभिन्न तरीकों को दर्शाता है, और यही जो है जीवन यापन के विभिन्न तरीकों को दर्शा रहा है। विशेषकर इनमें जो है भोजन करने की प्रक्रिया में संरचनात्मक संगठन, और एक और पौधे में गतिहीन अस्तित्व तथा दूसरी ओर जंतुओं के प्रचलन के लिए अंग तंत्रों के विकास हेतु विभिन्न प्रकार के अनुकूलित होते हैं। अब देखिए जटिल जंतुओं तथा पौधों के संदर्भ में अब हम ऊतकों के अवधारणा के बारे में विस्तृत से चर्चा करेंगे। देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि ऊतक क्या है, तो ऊतक क्या है, तो जो कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं। जिसमें क्या होती है, कोशिकाओं की संरचना और उत्पत्ति क्या होता है, कार्य, ये सभी एक समान होते हैं। ठीक, अगला है क्वेश्चन दूसरा नंबर, बहुकोशिक जीवों में ऊतकों का क्या होता है। तो आपने भी तुरंत पढ़ा है कि बहुकोशिक जो जीव होते हैं उसकी संरचना और शक्ति और तथा यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है कौन, तो बहुकोशिक जीवों में जो कौन यांत्रिक शक्ति प्रदान कर रहा है, तो ऊतक संरचनात्मक शक्ति और यांत्रिक शक्ति प्रदान करते हैं बहुकोशिक में, और श्रम विभाजन भी करते हैं। इसमें आप उपयोग इसमें याद रखेंगे, दो याद है, संरचनात्मक यांत्रिक और श्रम विभाजन, तथा अधिकतम दक्षता के साथ कार्य करते हैं
और यहाँ पर अधिकतम दक्षता होती है इनमें, और ये कार्य कर सकने के लिए एक विशिष्ट क्रम में व्यवस्थित होते हैं। कौन? बहुकोशिकीय जीवों में उत्तक। ठीक, इसमें आपको 3-4 पॉइंट है। जो संरचनात्मक स्थिति, यांत्रिक शक्ति इसको प्रदान करता है, और सन विभाजन करता है, अधिक दक्षता होता है, और विशिष्ट क्रम में ये व्यवस्थित भी होते हैं। तो इस प्रकार बहुकोशिकीय जीवों के उत्तक के क्या उपयोग हैं, ये आपको हमने बताया। अब आगे है पादप उत्तक। अब हम पादप उत्तक के बारे में पढ़ेंगे, जो कि इस प्रकार है कि प्याज के मूल के में वृद्धि कैसी होती है, ये विभोज्योतक जो कार्य कैसे होते हैं उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। पहला है, देखिए यहाँ पर है, लिखा गया है क्रियाकलाप में कि 2 शीशे के जार लेते हैं और जिसमें जो है पानी भर लेते हैं। अब 2 प्याज लेते हैं और दोनों जोड़ों पर एक एक प्याज रख देते हैं, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया। कुछ दिनों तक दोनों प्याज की मूलों की लंबाई हम मापेंगे, और पहले और दूसरे और तीसरे दिनों में मूल लंबाई को हम मापेंगे। दूसरे जार में रखे प्याज के मूल तथा मूल को चौथे दिन 1 सेंटीमीटर काट लेंगे, और इसके बाद जो है दोनों जार में रखी प्याज के मूलों की लंबाइयों का 5 दिनों तक परीक्षण करें, और उनमें हुई प्रत्येक दिन की वृद्धि की माप को नीचे दी गई तालिका में लिखने के लिए कहता है। यहाँ पर देखिए 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में कितना उसका वृद्धि जो है नीचे मूल का हुआ है। ऊपर के निरीक्षणों को देखते हुए यहाँ पर आंसर देंगे, जो किस जार में जो है रखी हुई प्याज की मूल लंबी हुई है, और हमारे द्वारा मूल की ऊपरी हिस्से को काट लेने के बाद भी क्या मूल वृद्धि करती है। और तीसरा कि जब हम जो है जार 2 में रखी प्याज की मूल के ऊपरी हिस्से को काटते हैं तो वे वृद्धि करना बंद कर देगी, क्यों? तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पहला जार है और ये दूसरा जार है, इसमें वृद्धि हो रही है, ये देख रहे हैं ये वृद्धि का है, इसमें वृद्धि रुक गया है। यहाँ पर मूल क्या है? बढ़ रहा है, यहाँ पर क्या है? देख रहे हैं रुका हुआ है। तो यही यहाँ पर बताया गया है। देखिए यहाँ पर बताया भी गया है फिर से कि पौधों में वृद्धि कुछ निश्चित क्षेत्रों में ही होती है। ऐसे विभाजित ऊतकों के उन भागों में पाए जाने वाले कारण होते हैं, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसमें उन भागों में पाया जाने वाला कारण के कारण होता है। ऐसे ऊतकों को विभोज्योतक भी कहा जाता है, और जब ऐसा होगा जिस कारण ये वृद्धि नहीं करेगा, वृद्धि करने में रुक जाएगा, ऊतकों में उन भागों में पाया जाएगा, तो ये क्या होगा? एक निश्चित समय पर ये रुकेगा, एक निश्चित क्षेत्रों में होता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? विभोज्योतक कहते हैं। ये विभोज्योतक किस भाग में स्थित हैं? विभोज्योतक की उपस्थिति वाले क्षेत्रों में आधार पर उन्हें शीर्षस्थ मतलब कैम्बियम मतलब पार्श्वीय तथा अंतर्विष्ट भागों में वर्गीकृत किया जाता है। यहाँ पर याद रखेंगे, यहाँ पर बताया गया है कि कैम्बियम और अंतर्विष्ट भागों में इसको वर्गीकृत या पार्श्वीय, यहाँ पर पार्श्वीय या अंतर्विष्ट भागों में इसको वर्गीकृत किया गया है। ठीक, किया जाता है। विभोज्योतक के द्वारा तैयार की गई कोशिकाएं प्रारंभ में विभोज्योतक की तरह होती है, लेकिन जैसे ही ये बढ़ती और परिपक्व होती हैं, इनके गुणों में धीरे धीरे परिवर्तन होता है, और ये दूसरे ऊतकों के घटकों के रूप में विभाजित हो जाती है, और दूसरे घटकों के रूप में ये विभाजित हो। यहाँ पर देख सकते हैं शीर्ष वाला विभोज्योतक है, और ये मध्य मतलब कि अंतर्विष्ट वाला विभोज्योतक है, और ये पार्श्व विभोज्योतक है। यहाँ पर तीनों को आपको यहाँ पर स्थिति दिखाया गया है। अब आगे है कि प्ररोह की शीर्षस्थ विभोज्योतक जड़ों एवं तनों की वृद्धि वाले भाग में विद्यमान होते हैं। यहाँ पर देखिए जड़ और तना 2 भाग में ये प्ररोह जो है, यहाँ पर प्ररोह के शीर्षस्थ जो विभोज्योतक हैं, ऊपर वाला विभोज्योतक जो है ये कहाँ पर? तो जड़ और तना में ये वृद्धि वाले भाग में ये विद्यमान रहता है तथा इनकी लंबाई में वृद्धि करता है, और जब पेड़ पौधे बढ़ते हैं तो इसी के कारण जो है इसमें वृद्धि होता है शीर्षस्थ विभोज्योतक के कारण। तने की परिधि या मूल में वृद्धि पार्श्व विभोज्योतक या कैम्बियम के कारण होता है। ये देख रहे हैं ये तने में वृद्धि और मूल में वृद्धि जो हो रहा है, ये मोटाई जो देख रहे हैं ये किसके कारण हो रहा है? तो ये पार्श्व विभोज्योतक या कैम्बियम के कारण होता है। और आगे तीसरा होगा अंतर्विष्ट विभोज्योतक। कुछ पौधों में पर्व संधियों के पास पाए जाते हैं। ये जो देख रहे हैं ये कहाँ पर है? पर्व संधियों के पास। अंतर्विष्ट विभोज्योतक ये पौधे के पर्व संधियों के पास पाए जाते हैं। आगे विभोज्योतक की कोशिकाएं
अत्यधिक क्रियाशील होती हैं। उनके पास बहुत अधिक कोशिका द्रव, पतली कोशिका भित्ति और स्पष्ट केंद्रक होते हैं। उनके पास राजधानी नहीं होती है और विभोज्योतक के पास जो है राजधानी नहीं होता है। क्या हम सोच सकते हैं कि उनके पास राजधानी क्यों नहीं होती है? तो इसके लिए आप कोशिकाओं पर आधारित अध्याय में यहाँ पर देखेंगे तो संज्ञान ले सकते हैं। यहाँ पर इसलिए नहीं होता है क्योंकि इसमें केंद्रक क्या है, यहाँ पर जो है राजधानी अगर है तो यहाँ पर देखिए ये है, यहाँ पर राजधानी इसके पास नहीं है। तो राजधानी नहीं है लेकिन केंद्रक है, तो ये जो है कोशिकाओं की क्रिया के कारण यहाँ पर हो रहे हैं। अब आगे है अस्थायी उत्तक। हम अस्थायी उत्तक के बारे में पढ़ेंगे। तो विभोज्योतक द्वारा बनी कोशिकाओं का क्या होता है, और ये एक विशिष्ट कार्य करती हैं और विभाजन होने की शक्ति में को खो देती है, और ये विभाजित नहीं होगी इसीलिए इसकी शक्ति खो जाती है, जिसके फलस्वरूप वो अस्थायी उत्तक या निर्माण करती है। और यह जो है अस्थायी उत्तक का निर्माण और विभाजन जैसे ही नहीं होगा तो ये क्या होगा, अस्थायी हो जाएगा, इसीलिए ये अस्थायी उत्तक का निर्माण करता है। इस प्रकार इस प्रकार जो है एक विशिष्ट कार्य करने के लिए अस्थायी रूप और आकार लेने की क्रिया को विभेदीकरण कहते हैं। और इसी प्रकार जो है अगर एक अस्थायी रूप ले लिया, आकार ले लिया, तो इसी को हम विभेदीकरण कहते हैं। विभोज्योतक की कोशिकाएं विशिष्टीकृत होकर विभिन्न प्रकार के अस्थायी उत्तक का विकास करती है, और विभोज्योतक की कोशिकाएं जो होती है वो विशिष्टीकृत होकर विभिन्न प्रकार के अस्थायी उत्तक का विकास करती है। कौन? विभोज्योतक की कोशिकाएं। अब यहाँ पर क्रियाकलाप भी है कि एक पौधे को के तने को लीजिए और अपने शिक्षक की सहायता से इसे जो है पतले सेक्शन में काटिए। देख सकते हैं ये तने का सेक्शन है, इसको काटा गया है। ये क्या है? पित्त है। ये देख सकते हैं इसका पित्त, और ये देख सकते हैं इसका पित्त। ये है संवहन मंडल, ये जो देख रहे हैं इसका संवहन मंडल है, इसमें संवहन मंडल आपको नहीं मिलेगा। ये है जाइलम, और ये है मज्जा किरण। ये क्या है? मज्जा किरण है। और यहाँ पर देखेंगे तो ये आपको प्रोटोजाइलम है, और ये मेटाजाइलम। ये ऊपर वाला मेटाजाइलम, नीचे वाला प्रोटोजाइलम। और ये जो देख रहे हैं आप, ये है कैम्बियम। ये कैम्बियम है, इसमें भी कैम्बियम यहाँ पर दिख रहा है। ये फ्लोएम है, यह हरा रंग जो दिख रहा है ये फ्लोएम है, और ये भी इसका फ्लोएम है। और पेरिसाइक्लिकल जो आपको यहाँ पर इसका दिख रहा है, तो यहाँ पर भी इसका पेरासाइक्लिकल यहाँ पर है। एंडोडर्मिस, ये लाइनिंग जो बीच में दिख रहा है वो वाइट सा, ये एंडोडर्मिस है, इसमें भी एंडोडर्मिस है। और कार्टेक्स ये जो दिख रहा है ये कार्टेक्स है, इसका भी कार्टेक्स है। हाइपोडर्मिस, यहाँ पर हाइपोडर्मिस है, यहाँ पर भी हाइपोडर्मिस है। और एपिडर्मिस यहाँ पर है, एपिडर्मिस, और ऊपर के भाग को यहाँ पर देख सकते हैं एपिडर्मिस है। इसमें आपको और भी कुछ दिखाई देंगे। ये है आपको क्या, तो ये है म्यूसिलेगिनस कैनाल, और क्यूटिकल जो है ये क्यूटिकल है। और ट्राइकोम, ये ऊपर वाला जो भाग आपको दिख रहा है ये ट्राइकोम है। तो ये तने के जो कटे हुए भाग हैं, सेक्शंस हैं, ये आपको दिखाए गए हैं। कटे भाग में क्या क्या आपको दिखता है। अब सभी सेक्शन की को सेफ्रिनिन में रंजित करेंगे, और एक अच्छे कटे हुए सेक्शन को स्लाइड पर रखें और उस पर ग्लिसरीन की एक बूंद डालें। उसको कवर स्लिप से ढक दें और स्लाइड का निरीक्षण सूक्ष्मदर्शी से करें। विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का अध्ययन करें और विन्यास देखें। यहाँ पर तुलना करने के लिए कहता है। अब नीचे दिए गए प्रश्नों का विचार करें और निरीक्षण के आधार पर उत्तर देने के लिए कहता है। देखिए प्रश्न क्या क्या है। तो प्रश्न आपको पूछा जा रहा है, क्या सभी कोशिकाओं की संरचनाएं समान है? कितने प्रकार की कोशिकाओं को देखा जा सकता है? क्या हम उन कारणों पर विचार कर सकते हैं कि कोशिकाओं के कितने प्रकार होते हैं? तो यहाँ पर देखिए आपको बताया। और अगला है कि हम पौधे की मूलों की सेक्शन काटने की कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। हम विभिन्न पौधों के मूल और तने का सेक्शन भी काट सकते हैं। अब है आपका सरल अस्थायी उत्तक। एपिडर्मिस के नीचे कोशिकाओं की कुछ परतें होती हैं जिसे सरल अस्थायी उत्तक कहते हैं। पेरेंकिमा सबसे अधिक पाए जाने वाली सरल अस्थायी उत्तक है, और यह पतली कोशिका भित्ति वाली सरल कोशिकाओं का बना होता है। और यह जो है पतली कोशिका भित्ति वाली सरल कोशिकाओं से बना होता है। कौन?
ये जो दिख रहा है आपको यहाँ पर बताया गया है कि पेरेंकीमा सबसे अधिक पाए जाने वाले सरल अस्थायी ऊतक हैं। यही आपसे कहा जा रहा है। ये जीवित कोशिकाएं होती हैं और ये जो होते हैं क्या होते हैं, जीवित होते हैं। ये प्रायः बंधन मुक्त भी होते हैं तथा इस प्रकार के ऊतक की कोशिकाओं के मध्य काफ़ी रिक्त स्थान पाया जाता है और इसमें जो है काफ़ी रिक्त स्थान मतलब छूटा हुआ स्थान जो है पाया जाता है। ये ऊतक प्रायः भोजन का भंडारण करती है। और यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपसे कुछ दिया गया है, चित्र में देखेंगे तो ऊपर वाले चित्र में हम देखेंगे विभिन्न प्रकार के सरल ऊतक हैं, जैसे कि ये पहला हो गया आपको पहला और ये दूसरा। पहला में क्या है, पहला में है आपको पेरेंकाइमा और दूसरा में है कोलेंकाइमा। तो इसमें कोलेंकाइमा और पेरेंकाइमा में आपको दिख रहा है ये राजधानी है, क्या है, एक यहाँ पर दिख रहा है जो ये आपको क्या है, ये राजधानी है, ये कोशिका भित्ति है और ये केंद्रक है और ये जो है भित्ति की मोटाई आपको यहाँ पर दिखाया गया। ये देख रहे हैं ये व्हाइट सा अंतर कोशिका स्थान है। अब हम पढ़ेंगे इसमें कुछ और है, एस्केलेले काइमा और अनुप्रस्थ काट, ये जो दिख रहा है सी नंबर में, और अनुप्रस्थ काट और अनुदैर्ध्य सेक्शन आपको यहाँ पर सेक्शन में एक और 2 में दिखाए गए हैं। अब देखिए आगे लिखा गया है कि कुछ जो पेरेंकाइमा होते हैं ऊतकों में क्लोरोफिल पाया जाता है। कुछ पेरेंकाइमा के ऊतकों में क्या होता है, क्लोरोफिल पाया, जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। इस स्थितियों में उन ऊतकों को कोलेरे इनकाइमा या हरित ऊतक कहा जाता है। और जलीय पौधों में पेरेंकाइमा की कोशिकाओं के मध्य हवा की परिकोशिकाएं होती हैं और जिसके कारण ये जल में उतारती हैं और जिसके कारण इसमें जो हवा है उसके कारण जो है जल में उतारती है। इस प्रकार पेरेंकाइमा को एरेंकाइमा कहते हैं और इसी प्रकार जो है पेरेंकाइमा को एरेनकाइमा भी कहते हैं। पौधों में लचीलेपन का जो है गुण एक अन्य अस्थायी ऊतक कोलेनकाइमा के कारण होता है और इसमें लचीलापन जो है कोलेनकाइमा के कारण होता है। यह पौधे के विभिन्न भागों जैसे कि पत्ती हो गया, तना हो गया में बिना टूटे हुए लचीलापन लाता है। कौन, तो कोलेनकाइमा। यह पौधों को यांत्रिक सहायता भी प्रदान करता है। हम इस ऊतक को एपिडर्मिस के नीचे पर्णवृत्त में पा सकते हैं। इस ऊतक की कोशिका जीवित, लंबी और अनियमित ढंग से कानों पर मोटी होती हैं तथा कोशिकाओं के बीच बहुत कम स्थान होता है। यहाँ पर आपको चित्र में दिखाया भी गया है कि यहाँ पर कम स्थान कैसे होता है। 6.4 में देखेंगे तो यहाँ पर कम स्थान आपको दिखाई देता है। ये देख सकते हैं, ये क्या कम स्थान है। अब है आगे कि एक अन्य प्रकार का ऊतक होता है एस्केलेन काइमा, जो यह ऊतक पौधे को कठोर एवं मजबूत बनाता है। एस्केलेन काइमा जो होता है ये कठोर पौधों को और मजबूत बनाता है। हमने नारियल के रेसिन युक्त छिलके को देखा है। यह जो होता है एस्केलेन काइमा ऊतक से बना होता है। इस ऊतक की कोशिकाएं मृत होती हैं। ये लंबी और पतली होती हैं क्योंकि इस ऊतक की भित्ति लिग्निन के कारण होती है। के कारण होता है। ये भित्तियाँ प्रायः इतनी मोटी होती हैं कि कोशिका के भीतर कोई आंतरिक स्थान नहीं होता है। आगे है कि यह ऊतक तने में संवहन बंडल के समीप तने में संवहन बंडल के समीप पत्तों की सिराओं में तथा बीज के फलों के कठोर छिलकों में उपस्थित होता है। यह पौधों के भागों को मजबूती प्रदान करता है। क्रियाकलाप में दिया गया है कि रियो की ताज़ा तोड़ी हुई पत्ती लीजिए और इसे लगाकर जो है इसे दबाव लगाकर इस तरह तोड़िए कि पत्ती का छिलका अलग निकल आए। हम छिलके को अलग करके जल में से भरी हुई पेट्री डिश में रखेंगे और कुछ बूंद जो है स्प्रे
9 बिलियन इसमें डालेंगे। ये आपको यहाँ पर जो है कुछ दिखाया गया है चित्र, और इसमें जो है द्वार कोशिकाएं और जो है एपिडर्मिस कोशिकाएं पार्श्व दृश्य और पृष्ठ दृश्य को दिखाया गया। ये क्या है? पार्श्व दृश्य है, ये पृष्ठ दृश्य है। एपिडर्मिक कोशिकाएं यहाँ पर है, ये एपिडर्मिक कोशिकाएं हैं, और रक्षी कोशिकाएं आपको यहाँ पर दिखाए गए हैं। ये देखिए क्या है? एस्टोमेटा है, ये एस्टोमेटा है, और ये रंध्र रक्षी कोशिकाएं, ये क्या है? रक्षी कोशिकाएं हैं। देखिए कुछ समय लगभग आप 2 मिनट के पश्चात छिलके को स्लाइड पर रख दीजिए और धीरे धीरे उसको कवर मिल्क स्लिप से ढके। इसका सूक्ष्मदर्शी द्वारा आप अवलोकन कर सकते हैं इसकी क्रिया क्या हो रही हैं। जो आप देख रहे हैं कि वह कोशिकाओं की सबसे बाहरी परत एपिडर्मिस है। क्या है? बाहरी परत एपिडर्मिस है, और एपिडर्मिस प्रायः कोशिकाओं के एक परत की बनी होती है। शुष्क स्थानों पर मिलने वाले पादपों में एपिडर्मिस मोटी हो सकती है, जो जल के क्षय से बचाव हेतु महत्वपूर्ण है। पौधे की पूरी तरह एपिडर्मिस से ढकी रहती है। पौधे जो होते हैं पूरी तरह से एपिडर्मिस से ढका रहता है। यह पौधे के सभी भागों की रक्षा करती है। एपिडर्मल कोशिका पौधों की बाह्य सतह पर प्रायः एक मोम जैसी परत, एक मोम जैसी जल प्रतिरोधी परत बनाती है। यह जल क्षय के विरुद्ध यांत्रिक आघात तथा परजीवी कवक के प्रवेश से पौधों की रक्षा करती है। क्योंकि एपिडर्मल कोशिकाओं का उत्तरदायित्व रक्षा करने का है, अतः इसकी कोशिकाएं बिना किसी अंतरकोशिकीय स्थान के आच्छिन्न परत बनाती है। अधिकांश एपिडर्मल कोशिकाएं अपेक्षाकृत चपटी होती हैं। सामान्यतः उनके बाह्य तथा पार्श्व भित्तियां उनकी आंतरिक भित्तियों से मोटी होती है। आगे है कि पत्ती की एपिडर्मिस में हम छोटे छोटे छिद्रों को देख सकते हैं। इन छोटे जो छिद्र होते हैं, इन छिद्रों में एस्टोमाटा, इन छिद्रों को क्या बोलते हैं? एस्टोमाटा बोलते हैं, कहते हैं। एस्टोमेटा के 2 विक्र के आकार की कोशिकाएं घेरी रहती हैं। जो एस्टोमेटा को जो है 2 प्रकार की आकार की जो है कोशिकाएं उसको घेर के रखता है, जिन्हें रक्षी कोशिकाएं कहते हैं। ये कोशिकाएं वायुमंडल से गैस का आदान प्रदान करने के लिए आवश्यक है। वाष्पोत्सर्जन जो होता है, पानी जो वाष्प के रूप में पानी का निकलना, इसको हम वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, की क्रिया भी एस्टोमाटा के द्वारा होती है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसके कारण होता है? तो एस्टोमाटा के मेटा के कारण होता है, मेटा के कारण होता है। यहाँ पर देखिए याद करें कि प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है? पौधों में वाष्पोत्सर्जन के कार्य को उल्लेख करने के लिए कहता है। देखिए जड़ों की एपिडर्मल कोशिकाएं एपिडर्मल कोशिकाएं पानी को सोखने का कार्य करती है। साधारणतः उनमें बाल जैसे प्रबंध होते हैं, जिससे जड़ों की कुल अवशोषक सतह बढ़ जाती है तथा उनके पानी सोखने की क्षमता में भी वृद्धि होती है। मरुस्थलीय पौधों की बाहरी सतह वाले एपिडर्मिस में क्यूटीन, जो एक जल अवरोधक रासायनिक पदार्थ होता है, का लेप होता है। और इसमें जो मरुस्थल पौधे जो होते हैं उसमें एपिडर्मिस में क्यूटीन का एक लेप होता है, जो जल अवरोधक रासायनिक पदार्थ है। कौन? क्यूटीन। क्वेश्चन ये पूछे गए हैं। क्या हम इसका कारण सोच सकते हैं? तो क्या एक पेड़ की बाहरी शाखा की परत नए तने की बाह्य परत से भिन्न होती है? जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे जैसे वृक्ष की आयु बढ़ती है उसके बाह्य सुरक्षात्मक ऊतकों में कुछ परिवर्तन होता है। द्वितीयक विभव द्योतक की एक पट्टी जो है वो कॉर्टेक्स में होती है। कॉर्क नामक कोशिकाओं की परतों को बनाती है। इन छालों की कोशिकाएं मृत होती हैं। ये बिना अंतःकोशिका स्थानों में व्यवस्थित होती हैं। इनकी भित्ति पर सुब्रीन नामक पदार्थ होता है, जो इन छालों को हवा एवं पानी के लिए अवैध बनाता है। बहुत ही ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। देखिए यहाँ पर है कि रक्षिक ऊतक किसको कहते हैं? यहाँ पर जो छाल कोशिकाएं हैं, और ये है फटी हुई एपिडर्मिस, ये है फटा हुआ एपिडर्मिस। अब है जटिल अस्थायी ऊतक। अब हम जो है अब तक हम एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बने हुए भिन्न भिन्न प्रकार के ऊतकों पर विचार कर चुके हैं, जो कि एक ही तरह की के दिखाई देते हैं। ऐसे ऊतकों को साधारण अस्थायी ऊतक कहते हैं, जो एक तरह से आपको दिखाई देते हैं, जो एक कोशिक के होते हैं। वो क्या होते हैं? अस्थायी। इस प्रकार के ऊतक जो होते हैं अस्थायी होते हैं।
अन्य प्रकार की अस्थायी ऊतक को जटिल ऊतक कहते हैं, और जो अन्य प्रकार का होता है उससे अलग होता है उसको हम जटिल ऊतक कहते हैं। जटिल ऊतक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है और ये सभी एक स्थान मिलकर एक इकाई की तरह कार्य करते हैं। जाइलम और फ्लोएम इसी प्रकार के जटिल ऊतकों के उदाहरण हैं। आपसे पूछ भी लिया जाता है जाइलम और फ्लोएम किस प्रकार के ऊतक हैं, तो जटिल ऊतक हैं। इन दोनों को संवहन ऊतक भी कहते हैं और जाइलम फ्लोएम को क्या बोलते हैं, संवहन ऊतक भी बोला जाता है और ये मिलकर संवहन मंडल का निर्माण करते हैं। संवहन ऊतक जटिल पौधों की एक विशेषता है जो कि उनके जो है स्थलीय वातावरण में रहने के अनुकूल बनाते हैं। और तने का एक विशेष भाग यहाँ पर दिखाया गया है। क्या हम संवहन मंडल में मौजूद विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं को देख सकते हैं। देखिए लिखा गया है कि यहाँ पर जो जाइलम टेट्रिक्रीड जो जिसको हम वाहिनिका बोलते हैं, टेट्रिक्रीड को हम क्या बोलते हैं, वाहिनिका बोलते हैं, वाहिका जाइलम पेरेन्काइमा और तथा ये जो चित्र हैं ये जाइलम के हैं। और जाइलम यहाँ पर चित्र में देखेंगे जो फाइबर रेशे से मिलकर बना होता है। ये सारे के सारे किससे जो है ये फाइबर रेशे से मिलकर बने होते हैं। जाइलम जो होता है फाइबर रेशे से मिलकर बना होता है। जाइलम ट्रैक्रीड वाहिका जाइलम और जाइलम पेरेन्काइमा और जाइलम फाइबर से मिलकर बने होते हैं। जाइलम पेरेन्काइमा और जाइलम फाइबर से मिलकर कौन बनता है, तो यहाँ पर जाइलम वाहिकाएं या वाहिका जो होता है या ट्रैक्रीड जो इसको आप बोलते हैं। ट्रैक्रीड एक बम वाहिका की कोशिका भित्ति मोटी होती है और इनमें से कई परिपक्व कोशिकाएं मृत होती हैं। ट्रैक्रीड और वाहिकाओं की संरचना क्या होता है, नलिकाकार होता है। इनके द्वारा पानी और खनिज लवण का ऊर्ध्वाधर संवहन होता है। पेरेन्काइमा भोजन का संग्रह करता है और जाइलम फाइबर जो रेशा होता है मुख्यतः सहारा देने का कार्य करता है। कौन, तो पेरेन्काइमा क्या करता है, भोजन का संग्रहण करता है और जाइलम क्या करता है, जाइलम फाइबर जो रेशा होता है वह मुख्यतः जो है सहारा देने का कार्य करता है। फ्लोएम का काम जो है, फ्लोएम 5 प्रकार के अवयवों जैसे कि चालनी कोशिका, चालनी नलिका, साथी कोशिकाएं, फ्लोएम पेरेन्काइमा और तथा फ्लोएम रेशे से मिलकर बना होता है। 5 जो है कोशिकाओं जो अवयव से ये मिलकर बने होते हैं। जो यहाँ पर याद रखेंगे, चालनी कोशिका, चालनी नलिका, साथी कोशिकाएं, फ्लोएम पेरेन्काइमा और फ्लोएम रेशे से मिलकर ये बने होते हैं। चालनी नलिका क्या करता है, तो छिद्रित भित्ति वाली एक तथा नलिकाकार भित्ति जो है नलिकाकार कोशिका होती। कौन, तो चालनी नलिका। फ्लोएम पत्तियों से भोजन को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम मतलब फल याद रखेंगे, पत्तियों, फ्लोएम मतलब पत्ता से वो जो है ये भोजन को विभिन्न भाग तक पहुंचा देता है। पत्तियों से भोजन को पौधे के विभिन्न भाग तक कौन पहुंचाता है, फ्लोएम। बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। फ्लोएम रेशों को छोड़कर फ्लोएम कोशिकाएं जीवित कोशिकाएं हैं और फ्लोएम रेशों को छोड़कर जो है फ्लोएम कोशिकाएं क्या हैं, जीवित कोशिकाएं हैं। यहाँ पर देखिए ट्रैक्रीड है और ये वाहिकाएं हैं और ये जाइलम पेरेन्काइमा है। ये देख सकते हैं ये कोशिका द्रव है, ये केंद्रक है और ये जो है छिद्र जो दिख रही है ये छिद्र हैं और ये भी यहाँ पर छिद्र हैं। और ये चित्र आपको यहाँ पर एक दिखाया फ्लोएम सेक्शन जो दिखाया, फ्लोएम का सेक्शन जो दिखाया गया है ये क्या है, साथी कोशिका है। ये फ्लोएम पेरेन्काइमा है, पेरेन्काइमा है और ये जो है ये चालनी नलिका है और ये चालनी प्लेट है। ऊतकों के प्रकार को हमने देखा। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। फ्लोएम के बारे में आपने पढ़ा, पौधों के बारे में आपने पढ़ा, पौधों के ऊतक के बारे में आपने पढ़ा। तो हम यहाँ पर आपसे 1-2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि सरल ऊतकों के कितने प्रकार हैं। तो सरल ऊतक के बारे में आपने अभी तो पढ़ा है कि 3 प्रकार हैं। इसके सरल ऊतक के कितने प्रकार, तो 3 प्रकार। कौन कौन, पेरेन्काइमा, कॉलेरकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। अब है दूसरा
प्ररोह शीर्षस्थ विभोज्योतक कहाँ पाया जाता है? आपने जब चित्र में देखा होगा तो प्ररोह का शीर्षस्थ कहाँ पर, यहाँ पर है नीचे में। विभाज्योतक में देखेंगे, विभाज्योतक जो ऊपर का भाग है यहाँ पर शीर्षस्थ है, तो नीचे जो जड़ों के और तनों के जो वृद्धि वाले भाग होते हैं उसमें ये पाए जाते हैं। ये है, ये जड़ों और तनों के वृद्धि वाले भाग में। तीसरा है कि नारियल का रेशा किस उत्तक का बना होता है? तो आपसे अभी तुरंत बताया गया है कि नारियल का जो रेशा होता है वो किससे बना होता है? जो ये बने होते हैं एस्क्लेलेन कायमा से, एस्क्लेलेन कायमा से ये बने होते हैं। अब फ्लोएम के संगठन के कौन कौन से हैं, के संगठक कौन कौन से हैं? तो 5 होते हैं। तो 5 आपने अभी तक पढ़ा है कि कौन कौन है? चालनी कोशिका, चालनी नलिका, साथी कोशिका और फ्लोएम प्लेकायमा और फ्लोएम रेशा। ये 5 हैं, पाँचों से मिलकर ये बने होते हैं। अब हम पढ़ेंगे जंतु ऊतक के बारे में, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और जो आपने अभी पौधों के बारे में पढ़ा, ये यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और जंतु के बारे से भी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। देखिए, जब हम सांस लेते हैं तब हम अपनी छाती की गति को महसूस कर सकते हैं। शरीर के ये अंग कैसे गति करते हैं, इसके लिए हमारे पास कुछ विशेष कोशिकाएं होती हैं जिन्हें हम पेशीय कोशिकाएं कहते हैं। जो शरीर का अंग कैसे गति कर रहा है, इसके लिए कुछ विशेष कोशिका हमारे पास होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? पेशीय कोशिका। यहाँ पर चित्र देखिए, आमाशय का दिया गया है और चिकने पेशीय रेशे को यहाँ पर दर्शाया गया है और यहाँ पर केंद्रक और चिकने पेशी रेशे को दर्शाया गया। ये केंद्रक है, चिकने पेशी रेशा है और ये कोशिका है, ये पेशीय रेशे हैं। अब है कि इस चित्र में आपने देखा कि इन कोशिकाओं का फैलना और सिकुड़ना अंगों को गति प्रदान करता है। सांस लेते समय हम ऑक्सीजन लेते हैं, यह ऑक्सीजन कहाँ से आती है? ये फेफड़ों के द्वारा अवशोषित की जाती है। कहाँ से? जो है ये फेफड़ों के द्वारा अवशोषित होता है और तथा रक्त के साथ शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुँच जाता है। याद रखेंगे, फेफड़ा के द्वारा अवशोषित होगा और यह और रक्त के द्वारा जो है सभी कोशिकाओं तक के पहुँचता है। कोशिकाओं को शरीर की आवश्यकता क्यों होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य इन प्रश्न के हल के लिए यह संकेत देता है जिसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं कि क्या है? रक्त। यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया, आप जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है किसका मुख्य रूप से आपको याद रखना है, ये किसका थैली है? तो ये प्रोटीन का थैली है। यहाँ पर बहुत सारे जो हैं कार्य होते हैं, बहुत ही भोजन का थैली है, तो जिसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। रक्त के साथ अपने विभिन्न पदार्थों को शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। उदाहरण के लिए यहाँ पर देखेंगे कि यह भोजन और ऑक्सीजन को सभी कोशिकाओं तक पहुँचाता है। प्रोटीन के थैली माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ चुके हैं। यह शरीर के ऊर्जा का थैली कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया है। यह शरीर के सभी भागों में अवशिष्ट पदार्थों को एकत्र कर यकृत तथा विकृत तक उत्सर्जन के लिए पहुंचाता है। कौन? तो ये जो रक्त हैं, रक्त क्या करता है? तो ये क्या करता है? तो ये अपशिष्ट पदार्थ को यकृत और विकृत तक पहुंचाता है, उत्सर्जन के लिए यहाँ तक निकालने के लिए पहुंचाता है। यहाँ पर उदाहरण के लिए भोजन और ऑक्सीजन को सभी कोशिकाओं तक पहुँचाना किसका काम है? तो रक्त का। ऑक्सीजन किस में घुलता है? तो रक्त में घुलता है। रक्त का क्या काम है? तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक भोजन को पहुँचाना, ऑक्सीजन को पहुँचाना, ये किसका काम है? रक्त का काम है। और यहाँ पर है रक्त और पेशियाँ दोनों ही हमारे शरीर में पाए जाने वाले ऊतकों के एक उदाहरण हैं। उनके कार्य के आधार पर हम विभिन्न प्रकार के जंतु ऊतकों के बारे में विचार कर सकते हैं, जैसे कि एपिथीलियमी ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशीय ऊतक और तंत्रिका ऊतक। रक्त संयोजी ऊतक तथा संयोजी ऊतक का एक प्रकार है तथा पेशी और पेशीय ऊतक का है। ये देखिए, संयोजी रक्त और संयोजी ऊतक का एक प्रकार है। कौन से हैं? पेशी और पेशीय ऊतक। अब हम पढ़ेंगे शुरू से जो यहाँ पर दिखाया गया है 4-5, उनके बारे में एक एक करके। जो ये है, क्या पहला है? एपिथीलियमी ऊतक। जंतु के शरीर में को ढकने या बाह्य रक्षा कर प्रदान करने वाले जो ऊतक होते हैं एपिथीलियमी ऊतक होते हैं। एपिथीलियम
एपिथीलियम शरीर के अंदर स्थित बहुत से अंगों और गुहिकाओं को ढकते हैं। ये भिन्न भिन्न प्रकार के शारीरिक तंत्रों को एक दूसरे से अलग करने के लिए अवरोध का निर्माण करते हैं। त्वचा, मुंह, आहार नली, रक्त वाहिनी, नलिका अस्तर, फेफड़ों की कूपिका, विक्रिया नली तथा सभी एपिथीलियमी ऊतक किससे बने होते हैं? ये सारे के सारे इसी से बने होते हैं, एपिथीलियमी ऊतक से। एपिथीलियमी ऊतक की कोशिकाएं एक दूसरे से सटी होती हैं और यह जो होते हैं यह एक अनवरत परत का निर्माण करती हैं। ये अनवरत परत का निर्माण करता है। ये देख सकते हैं एपिथीलियमी ऊतक है जो एक एक करके देखेंगे। तो पहला है सल्की, ये देख सकते हैं क्या है, सल्की है। दूसरा है घनाकार होता है और तीसरा में ये क्या है, स्तंभाकार या पच्छाम भी होता है। और चौथा में आप देख सकते हैं ये क्या है, जो है अस्तरित सल्की, ये अस्तरित सल्की है। ये हमने पढ़ा। अब आगे क्या होता है, तो इन परतों के बीच चिपकाने वाले पदार्थ कम होते हैं तथा कोशिकाओं के बीच बहुत कम स्थान होता है। और स्पष्टतः जो भी पदार्थ शरीर में प्रवेश करता है या बाहर निकलता है वह एपिथीलियम की किसी परत से होकर अवश्य गुजरता है। ये आप याद रखेंगे। और इसके फलस्वरूप विभिन्न प्रकार की एपिथीलियमी कोशिकाओं के बीच की पारगम्यता शरीर तथा बाहरी तापमान बाहरी वातावरण और शरीर के विभिन्न अंगों के बीच पदार्थों के आदान प्रदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सामान्यतः सभी एपिथीलियमों को एक बाह्य रेशेदार आधार झिल्ली उसे नीचे रहने वाले ऊतकों से अलग करता है और जो बाह्य वाला होता है वो नीचे रहने वाले ऊतकों से उसको अलग करता है। दर्शाया गया यहाँ पर चित्र देख सकते हैं। विभिन्न एपिथीलियम की संरचना विभिन्न प्रकार की होती हैं जो उनके कार्यों पर निर्भर करती है, कार्यों पर। उदाहरण के लिए कोशिकाओं में रक्त नलिका अस्तर या कूपिका, जहाँ पदार्थों का संवहन वर्णात्मक परागम झिल्ली द्वारा होता है, वहाँ पर चपटी एपिथीलियमी ऊतक कोशिकाएं होती हैं और उनको सल्की एपिथीलियम भी कहते हैं। ये अत्यधिक पतली और चपटी होती हैं तथा कोमल अस्तर का निर्माण करती हैं। आहार नली तथा मुंह का अस्तर सल्की एपिथीलियम से ढका होता है। शरीर का रक्षात्मक कवच अथवा त्वचा सल्की एपिथीलियम से बना होता है। त्वचा की एपिथीलियमी कोशिकाएं इनको काटने तथा कटने से बचाने के लिए कई परतों में व्यवस्थित होती हैं। चूँकि ये कई परतों के पैटर्न में व्यवस्थित होती हैं, इसलिए इन एपिथीलियम को अस्तरित सल्की एपिथीलियम भी कहते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ जो है, जहाँ अवशोषण और स्राव होता है, जैसे आंत के भीतरी अस्तर लेनिंग में, वहाँ लंबी एपिथीलियमी कोशिकाएं मौजूद होती हैं और यहाँ स्तंभाकार एपिथीलियमी अवरोध को पार करने में सहायता प्रदान करता है। और श्वास नली में स्तंभाकार एपिथीलियमी ऊतक में पच्छाम होते हैं जो एपिथीलियमी ऊतक की कोशिकाओं की तरह की सतह पर बाल जैसी रचनाएं होती हैं। ये पच्छाम गति कर सकते हैं तथा इनकी गति श्लेष्मा को आगे स्थानांतरित करने, साफ करने में सहायता करती है। इस प्रकार के एपिथीलियम को पच्छाम्बी स्तंभाकार एपिथीलियम भी कहते हैं। घनाकार एपिथीलियम विक्रिय नली तथा लार ग्रंथि की नली के स्तर का निर्माण करता है, जहाँ यह उसे यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। ये एपिथीलियम कोशिकाएं प्रायः ग्रंथि कोशिका के रूप में अतिरिक्त विशेषता अर्जित करती है जो एपिथीलियमी ऊतक के सतह पर पदार्थों का स्राव कर सकती है। कभी कभी एपिथीलियमी ऊतक का कुछ भाग अंदर की ओर मुड़ा होता है तथा एक कोशिकीय ग्रंथि का निर्माण करता है। यह ग्रंथि एपिथीलियमी कहलाता है और यह ग्रंथि क्या कहलाता है, एपिथीलियम कहलाता है। अब है दूसरा संयोजी ऊतक। क्या है ये, तो रक्त एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। इसके संयोजी ऊतक
इसको क्या कहा क्यों कहा जाता है, क्यों कहते हैं, इस अध्याय की भूमिका में इस संबंध में संकेत दिया गया है। आइए हम इस तरह के ऊतक के बारे में विस्तृत जानकारी लें। संयोजी ऊतक की कोशिकाएं आपस में कम जुड़ी होती हैं और अंतर कोशिकीय आघात्री जो है आघात्री में धसी होती हैं। यह आघात्री जो है जेली की तरह तरल, सघन तथा कठोर हो सकती हैं। आघात्री की प्रकृति विशिष्ट संयोजी ऊतक के कार्य के अनुसार बदलती रहती है। क्रियाकलाप कुछ एक पॉइंट है दिया गया है कि रक्त की एक बूंद स्लाइड पर लें और उसमें विभिन्न कोशिकाओं की सूक्ष्मदर्शी से देखने के लिए कहता है। देखिए, रक्त के तरल आघात्री भाग को प्लाज्मा कहते हैं और जो रक्त का तरल भाग होता है जो आघात्री होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं। प्लाज्मा में लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी और श्वेत रक्त कणिकाएं डब्ल्यूबीसी और तथा प्लेटलेट्स निलंबित होते हैं। ये तीन इसमें होते हैं, जो प्लाज्मा में तीन होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। प्लाज्मा में प्रोटीन, नमक तथा हार्मोन भी होते हैं। रक्त गैसों, शरीर के पचे हुए भोजन, हार्मोन और उत्सर्जी पदार्थों को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में संवहन करता है। यहाँ पर देखिए चित्र दिखाया गया है एक, जो यहाँ पर पहला है ये देख सकते हैं, ये लिम्फोसाइट है और मोनोसाइट है और प्लेटलेट है। और ये देख सकते हैं क्षारकीय क्षारक रंजी बेसोफिल है और बहुकेंद्रीय ल्यूकोसाइट है। और ये देख सकते हैं न्यूकोफाइट है, ये ईसोसिनोफिल है, ये केंद्रक है और ये कोशिका द्रव है। और ये क्या है, विभिन्न श्वेत रक्त कोशिकाएं, ये श्वेत डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल। और ये दूसरा देख सकते हैं, ये लाल रक्त कोशिका है। रक्त कोशिका में आपको कचाव, आघात्री और उपास्थेनु क्रोडोसाइट ये मिल रहा है आपको। और हर्वस नलिका, यहाँ पर ये क्या है, हर्वस नलिका है। और हम तीसरा में देखेंगे तो तीसरा आपको दिखेगा कौन, तो एपिडोबसासाइट यहाँ पर देख रहे हैं। तो एपिडोबसासाइट में आपको ये केंद्रक है और ये मोटी सूक्ष्म बिंदुक है, ये क्या है, तो एपिडोबसासाइट में। और यहाँ पर एक और है जो ई में दिख रहा है आपको, ये जलिका फाइबर है, ये बृहत वंशकाणु है, कोलेजन फाइबर है, ये संश्लेषी कोशिका का चित्र में दिख रहा है आपको। और ये प्लाज्मा कोशिका है और इसे रेस कोरक, ये रेस कोरक है। तो ये सारे के सारे चित्र इस प्रकार से हैं। ये किसके चित्र हैं, एरी और ऊतक के, ये एरी और ऊतक के चित्र हैं। ये जो हैं बसा में ऊतक के चित्र हैं। और ये कचाम्भ उपास्थि है और सहंत अस्थि है। और विभिन्न रक्त कणिकाएं आपको यहाँ पर दिखाए गए हैं, ये विभिन्न रक्त कणिकाएं का चित्र है। और यहाँ पर क्या है, ये दूसरा जो चित्र दूसरा और तीसरा में देखेंगे तो दूसरा किसका है, ये दूसरा है सहस्त्र अस्थि और काचाम्ब उपास्थि का। ये सहस्त्र अस्थि है और ये काचाम्ब उपास्थि का चित्र है। और यहाँ पर डी में आप ये देखे थे बसाय में ऊतक का, ये बसाय में ऊतक का चित्र है। और पांचवा में आपको एरी और ऊतक का ये चित्र आपको दिखाया गया है। यहाँ पर अब इनके बारे में कुछ देखेंगे। जो अस्थि संयोजी ऊतक का एक अन्य उदाहरण भी आपको यहाँ पर है। यह पंजर का निर्माण कर शरीर को आकार प्रदान करती है। कौन, अस्थि संयोजी ऊतक। यह मांसपेशियों को सहारा देती है और शरीर के मुख्य अंगों को सहारा देती है। यह ऊतक मजबूत और कठोर होती है। अस्थि कार्यों के लिए यह गुण में उपयोग के गुणों के क्या उपयोग हैं, ये होते हैं। अस्थि कोशिकाओं कठोर धात्री में धसी होती हैं जो कैल्शियम तथा फास्फोरस से बनी होती हैं। किसी जो हैं ये बने होते हैं, अस्थि जो हड्डी होता है वो कैल्शियम और फास्फोरस से बना होता है। दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से एक अन्य संयोजी ऊतक जिसे स्नायु या अस्थि बंधन तंतु कहते हैं से जुड़ी होती है। यह ऊतक बहुत लचीला एवं मजबूत होता है। स्नायु में आधात्री बहुत कम होती है और अस्थियों को अस्थियों से जोड़ती है। एक अन्य प्रकार का संयोजी ऊतक कंडारा है जो अस्थियों में मांसपेशियों को जोड़ता है। कंडारा क्या करता है, अस्थियों को मांसपेशी से जोड़ता है। कंडारा मजबूत और तथा सीमित लचीलेपन वाले रेशेदार ऊतक होते हैं। अब देखिए उपास्थि क्या है, तो उपास्थि एक अन्य प्रकार का संयोजी ऊतक है जिसमें कोशिकाओं के बीच पर्याप्त स्थान होता है। इसकी ठोस अधात्री प्रोटीन और शर्करा
शर्करा की बनी होती है। याद रखेंगे आप, उपास्थि किसकी बनी होती है, तो ये प्रोटीन और शर्करा से बनी होती है। यह अस्थियों के जोड़ों को चिकना बनाती है। उपास्थि नाक, कान, कंठ, श्वास नली में भी उपस्थित होती है। हम कान की उपास्थि को मोड़ सकते हैं, परंतु हाथ की उपास्थि को नहीं। सोचिए ये दो ऊतक किस प्रकार से भिन्न हैं। देखिए एरिओल संयोजी ऊतक त्वचा की मांसपेशियों के बीच रक्त नलिकाओं के चारों ओर नसों और अस्थि मज्जा में पाया जाता है। एरिओल संयोजी ऊतक यह अंगों के भीतर की खाली जगह को भरता है, आंतरिक अंगों को सहारा प्रदान करता है और ऊतकों की मरम्मत में इसको सहायता भी करता है। हमारे शरीर में वसा संचित होता है। आप जानते हैं वसा का संग्रह करने वाला वसामय ऊतक त्वचा के नीचे आंतरिक अंगों में पाया जाता है। इस ऊतक की कोशिकाएं वसा की गोलिकाओं से भरी होती हैं। वसा संग्रहित होने के कारण यह उसमें कुचालक का कार्य भी करता है। अब पढ़ेंगे पेशीय ऊतक के बारे में। तो पेशीय ऊतक लंबी कोशिकाओं का बना होता है, जिसे पेशीय रेशा भी कहा जाता है, और यह हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी है। पेशिया में एक विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है, जिसे सिकुड़ने और वाला प्रोटीन भी कहते हैं, जिसके संकुचन एवं प्रसार के कारण गति होता है। कुछ पेशियाँ भी हम इच्छानुसार गति करा सकते हैं। हाथ और पैर में विद्यमान पेशियों को हम अपनी इच्छानुसार आवश्यकता पड़ने पर गति करा सकते हैं या उनकी गति को रोक सकते हैं। इस तरह का पेशियों को ऐच्छिक पेशी कहा जाता है। इन पेशियों को कंकाल पेशी भी कहा जाता है, क्योंकि ये अधिकतर हड्डियों से जुड़ी होती है तथा शारीरिक गति में सहायक होती हैं। सूक्ष्मदर्शी से देखने पर ये पेशियाँ हल्के तथा गहरे रंगों में एक के बाद एक रेखाओं या धारियों की तरह प्रतीत होती है। इसी कारण इसे रेखित पेशी भी कहते हैं। इस ऊतक की कोशिकाएं लंबी, बेलनाकार, शाखा रहित और बहुनाभिया होती है। आहार नली में भोजन का प्रवाह या रक्त नलिका का प्रसार एक संकुचन जैसी गतियां जो हैं ऐच्छिक नहीं हैं, और इन गतिविधियों को हम स्वयं संचालित कर सकते हैं, अर्थात हम इन गतियों को इच्छानुसार प्रारंभ या बंद कर नहीं कर सकते हैं। चिकनी पेशियां जो होती हैं अथवा अनैच्छिक पेशियां, इनकी गति को नियंत्रित करती है। ये आँख की पलक, मूत्रवाहिनी और फेफड़ों की श्वसनी में पाया जाता है। कोशिकाएं लंबी और उनका आखिरी सिरा नुकीला जो तर्करूपी होता है, नुकीला होता है। ये एक केंद्रीय होती है और इनको आरेखित पेशी भी कहा जाता है। इनका नाम आरेखित क्यों है, तो हृदय की पेशियां जीवन भर लयबद्ध होकर प्रसार एवं संकुचन करती रहती है। इन अनैच्छिक पेशियां या कार्डिक जो हृदय होती है, इसको पेशी कहा जाता है। हृदय की पेशी कोशिकाएं बेलनाकार, शाखाओं वाली और एक केंद्रीय होती हैं। देखिए यहाँ पर क्रियाकलाप से भी समझाया गया विभिन्न प्रकार की पेशियों ऊतकों की संरचना की तुलना के आकार, केंद्रक की संख्या और कोशिका के केंद्रक में स्थित की नोट करने के लिए कहता है। यहाँ पर रेखित है, चिकनी है और हृदय है। यहाँ पर देखेंगे केंद्रक की संख्या और केंद्रक की भित्ति के बारे में बताने के लिए कहता है। यहाँ पर तर्क रूपी पेशीय कोशिकाएं हैं और ये केंद्रक हैं, ये धारियां हैं और ये देख सकते हैं, और ये केंद्रक है। पहला पेशीय रेखित पेशी, चिकनी पेशी और कार्डिक या पेशी, ये तीनों के तीनों ये उदाहरण यहाँ पर आपको दिए गए हैं। अब है तंत्रिका ऊतक। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार तंत्रिका ऊतक के बारे में पूछा गया है। क्या है, तो तंत्रिका ऊतक सभी कोशिकाओं में उत्तेजना के अनुकूल प्रतिक्रिया करने की क्षमता होती है। यद्यपि तंत्रिका ऊतक की कोशिकाएं बहुत शीघ्र उत्तेजित होती है और इस उत्तेजना को बहुत ही शीघ्र पूरे शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाती है। मस्तिष्क, मेरुरज्जु तथा तंत्रिकाएं सभी तंत्रिका ऊतकों की बनी होती है। ये तीनों याद रखेंगे, मस्तिष्क, मेरुरज्जु और तंत्रिकाएं जो
होते हैं, कैसे बने होते हैं? तंत्रिका ऊतकों से बना होता है। तंत्रिका ऊतक की कोशिकाओं को तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कहा जाता है और तंत्रिका ऊतक की कोशिकाओं को क्या कहते हैं? न्यूरॉन भी कहा जाता है, तंत्रिका कोशिका भी कहा जाता है। न्यूरॉन में कोशिकाएं, केंद्रक तथा कोशिका द्रव जो साइटोप्लाज्म होते हैं, ये क्या होते हैं? न्यूरॉन में कोशिका केंद्रक और साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव भी होते हैं। इससे लंबे पतले बालों जैसे शाखाएं निकली होती है। प्रायः प्रत्येक न्यूरॉन में इस तरह का एक लंबा प्रवर्ध होता है जिसको एक्सॉन कहते हैं तथा बहुत सारे छोटी शाखा वाले प्रवर्ध जिसको हम टेंडराइट्स होते हैं। एक तंत्रिका कोशिका 1 मीटर तक लंबी हो सकती है। बहुत सारे तंत्रिका रेशे संयोजी ऊतक के द्वारा एक साथ मिलकर एक तंत्रिका का निर्माण करते हैं। जो बहुत तंत्रिका रेशा होता है वो साथ मिलकर तंत्रिका का निर्माण करता है। ये देख सकते हैं टेड्राइट है, ये केंद्रक है और ये जो है तंत्रिकाक्ष है और ये कोशिकाकाय है। न्यूरॉन तंत्रिका का ऊतक का ये इकाई है। देखिए तंत्रिका रेशे से गुजरने वाली संवेदना को तंत्रिका स्पंदन कहते हैं। तंत्रिका का स्पंदन इन्हें इच्छानुसार अपनी पेशियों की गति करने में सहायता करता है। तंत्रिका तथा पेशीय ऊतकों का कार्यात्मक संयोजन प्रायः सभी जीवों में मौलिक है। साथ ही यह संयोजन उत्तेजना के अनुसार जंतुओं को गति प्रदान करता है। यहाँ पर 1-2 क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको फिर से पूछा जा रहा है और उसके बाद ये चैप्टर समाप्त होता है। हम आपको 1-2 क्वेश्चन जो यहाँ पर दिए गए हैं उसके बारे में भी बता देते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है कि उस ऊतक का नाम बताएं जो हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो हमारे शरीर के लिए क्या है? उत्तरदायी हैं। तो ये पेशीय ऊतक है। क्या? पेशीय ऊतक है। जैसे नाम आए कि हमारे शरीर में गति करने के लिए, तो पेशीय आप याद रखेंगे। न्यूरॉन देखने में कैसा लगता है? तो न्यूरॉन देखने में देख सकते हैं ये कैसा है? ये न्यूरॉन है। देख सकते हैं न्यूरॉन की यहाँ पर दिखाया गया है कैसा ये दिख रहा है। इसमें जो है आप पढ़ेंगे तो पूरे पढ़ने को मिलेगा, पूरा पढ़ लेंगे तो ये न्यूरॉन की जो है आंसर हो जाएगा। इसे हम आपको पूरा पढ़ देते हैं। न्यूरॉन छोटे पौधों के जैसा दिखाई देता है जिसमें लंबी पतले बालों जैसी शाखाएं निकली होती है। ये क्या? लंबे पतले बाल जैसे हैं। तंत्रिका ऊतक की कोशिकाओं को तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कहते हैं, ये बताया गया है। और आपको इसमें जो है केंद्रक या कोशिका द्रव, ये देख सकते हैं कोशिका द्रव और केंद्रक यहाँ पर दिख रहा है आपको। साइटोप्लाज्म होता है। प्रत्येक न्यूरॉन में एक लंबा प्रबंध होता है, ये देख सकते हैं लंबा प्रबंध होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? एक्सॉन कहते हैं। और इसमें जो है बहुत सारी छोटी शाखाओं वाले प्रबंध जिसको टेड्राइट्स बोलते हैं होते हैं। एक तंत्रिका कोशिका कितना? 1 मीटर लंबा हो सकता है। ये पूरा का पूरा आपको हमने इसका व्याख्या फिर से कर दिया। अब है तीसरा क्वेश्चन, हृदय पेशी के 3 लक्षणों को बताइए। तो हृदय पेशी के 3 लक्षण आप याद रखेंगे। पहला याद रखेंगे, हृदय पेशी कोशिकाएं बेलनाकार शाखाओं वाली और एक केंद्रीय होता है। दूसरा, यह अनैच्छिक पेशियां होती हैं क्योंकि इनकी गति को संचालित नहीं किया जा सकता है। तीसरा, हृदय की पेशियां जीवन भर लयबद्ध होकर प्रसार एवं संकुचन करती रहती है। हृदय के बारे में। चौथा क्वेश्चन है कि एरी ओलर ऊतक के कार्य क्या हैं? एलिओलर ऊतक के कार्य आप याद रखेंगे। 1-2-3 ऊतक के कार्य हैं। यह अंगों के भीतर की खाली जगह को भरता है, आंतरिक अंगों को सहारा प्रदान करता है, ऊतकों के मरम्मत में ये सहायता प्रदान करता है। ये सारी जो हैं इसके आंसर हो जाएंगे। अब देखिए कुछ यहाँ पर आपने क्या सीखा। तो ऊतक कोशिकाओं का एक समूह है, अपने पहले पढ़ा, जिसमें कोशिकाओं की संरचना तथा कार्य एक समान होते हैं। पौधों के ऊतक, पादप ऊतक जो 2 प्रकार के होते हैं, विभोज ऊतक और या अस्थायी ऊतक। विभोज ऊतक क्या होता है? तो ऊतक एक विभाज्य ऊतक है तथा यह पौधों के वृद्धि वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अस्थायी ऊतक क्या है? अस्थायी ऊतक विभोज ऊतक से बनते हैं जो एक बार विभाजित होने की क्षमता खो देते हैं। इनको सरल या जटिल ऊतकों में वर्गीकृत किया जाता है। पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा
सरल ऊतकों के 3 प्रकार हैं। जाइलम, फ्लोएम, जटिल ऊतकों के प्रकार हैं। एपिथीलियमी पेशीय संयोजी तथा तंत्रिका ऊतक जंतु ऊतक होते हैं और आकृति और कार्य के आधार पर एपिथीलियमी ऊतक को सल्की, घनाकार, स्तंभाकार, रोमीय तथा ग्रंथिल श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। हमारे शरीर में विद्यमान संयोजी ऊतक के विभिन्न प्रकार हैं, जैसे ओलर ऊतक, एडिपोज मतलब वाइस्मय ऊतक, अस्थि, कंडरा, स्नायु, उपास्थि तथा रक्त या रुधिर। पेशीय ऊतक के 3 प्रकार होते हैं, रेखित, अरेखित और कार्डिक या आप हृदयक पेशी। तंत्रिका ऊतक न्यूरॉन का बना होता है जो संवेदना को प्राप्त और संचालित करता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये अध्याय था, यहाँ से बार बार क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो चलिए, आपको कैसा लगा बताएंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।